हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का वीडियो नहीं बना पा रहा था 10th क्लास का। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने 12th बोर्ड के लिए वीडियो स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसी प्रकार के 10th क्लास के लिए सोशल साइंस का वीडियो हम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दिया था, जो ही बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम करवाने वाले हैं सिविक्स सब्जेक्ट का। ठीक है ना, जिसको हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो हम इसको अब करने वाले हैं चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न होंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कितना प्रश्न पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड कितना बार रिपीट कौन सा क्वेश्चन को करती है। इससे हमें यह अंदाज़ा मिल जाती है। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में पूछने लायक होगा। ठीक है ना, जो मेरी तरफ से रहेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर, समय को न गंवाते हुए। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या है? चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अध्याय 1 है, लेसन 1 है। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस जेड गुडी। तो बताइए तुरंत आंसर कि कौन सा सही होगा। ठीक है, यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2013 में पूछा है और 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो ये लगभग 2 एग्जाम में पूछी थी, तो रिपीट क्वेश्चन होते रहता है बिहार बोर्ड में, इसलिए याद रखिए। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ जाए, चूँकि ये 2017 में 13 में पूछी है, तब 2022 का एग्जाम है, तो हो सकता है कि आ जाए। ठीक है ना, बीच में और कभी आया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में क्वेश्चन का रिपीट होता है, और आप लोग बतला दिए होंगे कि कौन सा सही उत्तर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी जो है, यह भी रंगभेद के विरोधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी थे, ये भी रंगभेद के विरोधी थे। और लंबी धामक टोमी स्मिथ हम जॉन कार्लेस, ये भी लोकतंत्र के विरोधी थे। ठीक है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जेड गुडी। कौन सा होगा? जेड गुडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कोई भी इनका योगदान नहीं था रंगभेद को समाप्त करने में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में आप जानते ही हैं कि इन्होंने रंगभेद को समाप्त करने की कोशिश किया था, और रंगभेद की समाप्त किए भी थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो होता है 1929 ईस्वी में, बेचारे के 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है ना, और 28 अगस्त 1963 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया था, जो अब्राहम लिंकन मेमोरियल जो हॉल है, वहाँ जो स्टैचू बनी हुई है अब्राहम लिंकन की, उन्हीं के स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर इन्होंने भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 में। इसलिए इन्हें 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किनको सम्मानित किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। और वहाँ रंग भेद बिल्कुल समाप्त हो गया। जो उजला और काला का जो भेदभाव था वो बिल्कुल क्या हो गया? समाप्त हो गया, और सब लोग एक साथ रहने लगे और सभी को न्याय मिलने लग गया। ठीक है ना, तो इतने सारे प्रयत्न किए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, तब जाकर के वहाँ पर रंगभेद समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी ने भी आप देख ही रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से काले से जो अंग्रेज वहाँ थे भेदभाव करते थे, तो वहाँ भी रंगभेद की समाप्त करने में सफल हासिल किए महात्मा गांधी भी थे। ठीक है ना, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस भी थे, ये भी जो है से रंगभेद को समाप्त करने में इनका भी योगदान रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने बतलाया क्वेश्चन ए बी सी सारा बता दिया, और डी ऑप्शन जो है सही राइट हो जाएगा। इससे पूछ रहा है कि लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो नहीं वाला ऑप्शन चुनना था, तो जेड गुडी। बाकी मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, महात्मा गांधी भी थे, और टॉमी स्मिथ भी थे, और जॉन कार्लेस भी थे। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगले क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2014 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। पर तो किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में? क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों है? तो भारत में जो है मित्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलती है। जब प्रतिनिधियों द्वारा शासन नहीं चलती है, अगर हम स्वयं शासन चलाते हैं इकट्ठा होकर के, और हम लोग निर्णय लेते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, जो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो प्रतिनिधियों द्वारा, जनता एक प्रतिनिधि को चुन देती है, वही प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो हम लोग तरफ भी तो वही होती है।
आप जानते हैं कि लोकतंत्र दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है से यूनानी शब्द के दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है शासन, क्रेसिया का मतलब होता है फिर डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। मतलब जनता का शासन, कहने का अर्थ यह हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। 2014 में पूछा है, तो इसलिए याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ देवे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन एक कथन किसका। अभी हमने तुरंत एक्सप्लेनेशन बतलाया और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट किया, 2014 के एनुअल एग्जाम में, 2019 के एनुअल एग्जाम में, 2021 के एनुअल एग्जाम में, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट की गई है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के कैमरा राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी, जिसने परिभाषा दिया था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने बतलाने की कोशिश किया कि अब्राहम लिंकन के बारे में, ठीक है ना। तो अरस्तु तो आप जानबे करते एक प्रकार के थिंकर भी थे, इनको पॉलिटिकल साइंस को मतलब राजनीतिक विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जानते हैं कि लॉर्ड ब्राइस ने भी एक किताब लिखी थी 1921 ईस्वी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसमें बतलाया था इन्होंने कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र नापसंद और दहशत से भरा हुआ था, लेकिन अब इस लोकतंत्र का गुणगान किया जा रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी किताब 1921 ईस्वी में जो छपी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसमें इस बात को बतलाए थे। आप जॉर्ज वाशिंगटन तो आप जानते हैं कि अमेरिका का क्या थे, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वाशिंगटन जी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है मित्रों, वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कही गई है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो है मित्र चौथा नंबर वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सत्ता में सरदारी सही है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था कि सत्ता में साझेदारी सही है। आखिर क्यों सही है मित्रों? क्या यह विविधता को अपने में समेट लेती है? हो सकती है भाई। देश की एकता को कमज़ोर करती है? ये तो बिल्कुल गलत है। फैसले लेने में देरी करती है? हाँ भाई, तो सत्ता में साझेदारी रहेगी तो देर तो कुछ होगी। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है? तो विभिन्न समुदायों के बीच बिल्कुल टकराव कम करती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन रहना चाहिए था कि सत्ता में सुधारी में नहीं, सही नहीं है, तो होता क्या कि देश की एकता को कमज़ोर करती है, बी ऑप्शन होता। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपको दिया गया है 2018 ईस्वी में, अगर 2018 के एनुअल एग्जाम में अगर बिहार बोर्ड पूछ दिया है, तो अब इन तीनों में से ये जो तीनों सही है, अब इसमें से हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनना है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, ठीक है। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है। तो विविधता है, बहुत तरह है, तो हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि विविधताएं जो रहती है तो थोड़ा समेटती है, क्योंकि टकराव कम होती है तभी तो विविधताएं समेटेगी। तो मेन तो यहाँ पोजीशन आ जा रहा है। देश की एकता को, ये तो बिल्कुल गलत है। फैसले लेने में देरी करती है, तो सत्ता में सुधारी, फैसला लेने में देरी होती है, लेकिन बिल्कुल सार्थक फैसला होती है, ठीक है ना। तो आप डी ऑप्शन पर जाइएगा कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है ना। सत्ता में सरदारी आप करते हैं तभी तो टकराव कम होगी। जैसे घर परिवार में ही अगर आप लोगों पर बात विचार करने के बाद अगर निर्णय लेते हैं तो क्या होता है, टकराव कम हो जाती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है ना, सिंपल सी तरीका होता है। इसलिए अब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथा का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पाँचवा नंबर देखिए कोई क्या कहता है, ठीक है ना। तो पाँचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है मित्रों? ये भी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बतलाइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है से सही है भारतीय संविधान के बारे में। यह धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है? भाई ठीक है, भेदभाव तो नहीं करने के लिए कहता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? ये तो गलत है। यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष, भाई कोई भी धर्म मान सकते हैं, लोग कोई भी धर्म मानने की इजाज़त देता है, बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का भाव है? बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, यह एक आधार पर भेदभाव की मनाही करते, यह भी होगा। लोग कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। नहीं भाई, ये तो गलत है यार,
ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। हमने सुना कि हमको लगा कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ये इसमें नहीं छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ए भी रॉन्ग हो जाता है, ए भी रॉन्ग हो जाता है, ए भी रॉन्ग हो जाता है, और सही उत्तर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में फंडामेंटल राइट में दिया गया है कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने मन से कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तकला चलता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 तकला में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में रख दिया गया है, काउची में रख दिया गया है, भाग 3 में रख दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें जो पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार के अधिकार। जो एक और अधिकार था संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31 में था, उसको हटा करके जो मौलिक अधिकार से अनुच्छेद नंबर 300 के क्रम में रख दिया गया है, और केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है। संविधान में 44वां संशोधन किया गया था 1978 ईस्वी में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया संविधान से, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने मौलिक अधिकार के भी बारे में जानकारी देने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर अनुच्छेद जानना चाहते हैं तो ये भी आप जान सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और 31 तो आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तो रिक्त है, और 32 जो है से क्या है, वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर किसी प्रकार का अगर मौलिक अधिकार का खंडन होता है, अगर लोग परेशान करते हैं, मौलिक अधिकार को छीनते हैं, तो आप संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत आप अदालत जा सकते हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका रक्षक माना जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, ठीक है ना। और बाकी अन्य अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सबसे पहले निचली अदालतें में जानी पड़ती है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर अदालत में जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप डायरेक्ट जाइएगा कहाँ, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। 5 तरह के रिट जारी करती है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। यही 5 रिट जारी करते हैं, ठीक है ना। रिट जारी करने में देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। सभी शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन एक शक्तियों को छोड़ करके रिट जारी करने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करती है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वह मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों से संबंधित रिट जारी करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी शक्तियाँ, एक शक्ति जो है से हाई कोर्ट ज़्यादा होता है, सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल इम्प्रूवमेंट फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब 5वां का ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है, अभिप्राय मतलब क्या है। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, भाई ये सब तो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इस तो है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है भैया, ठीक है ना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा प्राय मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, नहीं भैया। तो फिर विभाजन किस बात की है भाई, है ना। स्त्री और पुरुष के बीच जो है असमानताएं उत्पन्न होती है, तो समाज ने स्वीकार किया है कि स्त्री ऐसा है और पुरुष ऐसा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई है समान भूमिका है। स्त्री और पुरुष के बीच तो जैविक अंतर वो तो प्राकृतिक चीज़ है ना भाई जी, तो उसको लैंगिक विभाजन क्यों हम मानेंगे भाई। अब जो समाज मान्यताएं देती है ना उसके आधार पर चलती है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं, यही आप सत्य मानिएगा। बिहार बोर्ड इसी को मानती है,
स्त्री और पुरुष की बीजेपी के अंदर आप कभी नहीं मारिएगा, ठीक है ना। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं जो दी गई है, समाज में जो स्त्रियों को किस तरह का दर्जा दी गई है पुरुषों की तुलना में, यह मायने रखता है कि लैंगिक विभाजन है, ठीक है ना। बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात ये नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम उसके की ओर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हैं कि नहीं है, तो फिर 1928 ईस्वी में मारेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए 1918 1928 दो कानून पारित हुआ था। एक 1918 में हुआ था, एक 1928 ईस्वी में हुआ था। बहुत जगह आप 1918 में देंगे क्योंकि ये सबसे पहले कानून पारित हुई थी, उसके बाद फिर 1928 में पारित हुई। उसके बाद इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था, ठीक है ना। स्त्री पुरुष सब लोग अब वोट देने लगे थे, जितने जो वयस्क लोग थे, ठीक है ना, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो अगर 1918 नहीं मिले तो 1928, अगर 1918 1928 अगर एक साथ मिल जाता है तो आप 1918 पर टिक मारने की कोशिश करेंगे, आपको किसी प्रकार कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। ये भी जो क्वेश्चन पूछा था 2018 की एनुअल एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है मित्रों, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो जो लिच्छवी गणतंत्र जो है मित्रों, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है। क्योंकि बिहार में जो वैशाली जिला है वहीं पर सबसे पहले जो है गणतंत्रता मिली थी। वहीं जो वैशाली जिला जो था बिल्कुल गणतंत्र था। यहाँ की जो राजा था वह विशाल था। यहाँ की राजा कौन था, विशाल था मित्रों। और यहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। लिच्छवी गणतंत्र कहने का मतलब समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था। जो आज हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र मित्र, जिसमें स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, जनता वोट देती है और उसके बाद सरकार बनती है। उसी प्रकार से बिहार में जो वैशाली जिला था वहाँ पे भी स्वतंत्रताएं थी, मतलब गणतंत्र वहाँ था, ठीक है ना। प्राचीन काल में वो गणतंत्र था वैशाली जिला में, ठीक है ना। वैशाली जिला बहुत पहले से बिहार में गणतंत्र था। वहाँ के राजा विशाल था, ठीक है ना। और जनमत से काम चलती थी वहाँ पे, ठीक है ना। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था था। यही बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। तो हमने सारे क्वेश्चन बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, बिहार हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता है कि इसमें इतना ही क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप जोड़ना चाहते हैं आप इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दें, और जो बेल आइकन होगा उस पर आप ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। इसमें आपको जो PDF पर लिखी गई नीचे वाटर मार्क से सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। मेरा फोटो लगा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हमें आपको लिंक भेज दिया करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी आप चेक करते रहिए शाम 7 बजे, ठीक है ना। कितने बजे वीडियो दिया जाता है, प्रतिदिन आपको दिया जाएगा 7 PM पर दिया जाएगा, ठीक है ना। एवरीडे 7 PM, ठीक है। शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो दिया जाएगा प्रतिदिन। इसलिए आप लोग देखना ना भूलें, प्रतिदिन आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 7 बजे मिलेगी आपको वीडियो, प्रतिदिन आपको मिलेगी, ठीक है। अगर किसी दिन अगर नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम इसको वीडियो को अंत करते हैं।